मनन कुमार मिश्रा साहब जब तक बीसीआई के चेयरमैन बने रहेंगे, इनसे बढ़िया कानून का दुरुपयोग करना कोई नहीं जानता धरती पर। हिंदुस्तान के छात्रों को विदेशी कह दिया, आतंकवादी कह दिया और कह दिया कि विदेशी फंड पर ये आंदोलन चल रहा था। ये तो अपने आप में जो है संविधान को न मानने के बराबर हो गया। बार काउंसिल पोस्ट उनको जो रिजाइन देना चाहिए था। इसलिए हम लोग तो मांग करेंगे कि आप या तो राज्यसभा का मेंबर रहिए, सरकार का गीत अगर गाना है तो राज्यसभा का मेंबर रहिए, बार काउंसिल ऑफ इंडिया का चेयरमैन से इस्तीफा दे दीजिए, या बार काउंसिल ऑफ इंडिया का चेयरमैन रहना है तो राज्यसभा से इस्तीफा दे दीजिए। देश के पैमाने पर हमारी इज्जत जो घट रही ऐसी स्थिति में हम मांग करते हैं आपसे कि आप इस्तीफा कीजिए इस पद से, कम बीसीआई के चेयरमैन से। इसको धूमिल मत कीजिए। विश्व के रिकॉर्ड पर कहीं नहीं है कि 100 के बाद भी पुल होता हो। मैक्सिमम 100 तक करने की प्रयास लोग करते हैं। यहाँ 47,500 कुल मतदाता की संख्या है और वोट पड़ा, यूज हुआ बैलेट पर 56,350। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद चर्चाएं तेज हो गई है। तरह तरह के जो है अब बयान सामने आ रहे हैं। अभी जो है बीसीआई के चेयरमैन मनन मिश्रा का जो बयान सामने आया, उन्होंने कहा है कि जितने भी जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे वे लोग को जो है विदेश से फंडिंग आ रहा था और तमाम तरह की बातें अब सामने आ रही है और तरह तरह के लोग जो है इस पर जो है प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। हमारे साथ अभी पूर्व वाइस चेयरमैन, बिहार स्टेट बार काउंसिलर, पटना सहराष्ट्रीय अध्यक्ष, अखिल भारतीय अधिवक्ता कल्याण समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे साथ धर्मनाथ प्रसाद यादव जी हैं। बातचीत करेंगे। सर, जिस तरह से बयान आया है मनन मिश्रा जी का, कैसे देख रहे हैं आप इनको? मनन बाबू के बयान से पूरा हिंदुस्तान का लीगल फ्रेटर्निटी आहत हुआ है। ये बयान 2-3 दिनों से बड़ी तेजी में चर्चा में बात चल रही है और अफसोस इस बात का हो रहा है कि लीगल फ्रेटर्निटी के हेड कुर्सी पर बैठा हुआ व्यक्ति को यदि ऐसा बचकाना बयान दिया जाए, गैर जिम्मेदाराना बयान दे दिया जाए, बात सच्चाई से परे बयान दे दिया जाए और वह भी बयान मौखिक रूप से, व्यक्तिगत रूप से उनको देने का अधिकार कुछ हद तक मिलता भी है यदि, लेकिन बीसीआई के लेटर हेड पर बिना बीसीआई के किसी रिजोल्यूशन के, बिना उसे किसी निर्णय के, बिना इस पर कोई बात किए हुए और एक ऑथेंटिकेटेड वे में बीसीआई के लेटर हेड पर जो उन्होंने लिखा, यह सबसे अशोभनीय है। इससे हमारे बीसीआई की छवि गिरी है। बिल्कुल तेजी से लोगों को चिंता बढ़ी है इस बात की कि बिहार बार काउंसिल ऑफ इंडिया के माननीय चेयरमैन, जो सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट भी कहे जाते हैं और अभी सांसद राज्यसभा के मेंबर बना दिए गए हैं, काबुलियत की कमी नहीं है, लेकिन पता नहीं कि काबुलियत कहाँ चली जा रही है। किस आधार पर उन्होंने इस बात को कह दिया कि अपने हिंदुस्तान के छात्रों को विदेशी कह दिया, आतंकवादी कह दिया और कह दिया कि विदेशी फंड पर ये आंदोलन चल रहा था, जबकि फॉरेन मिनिस्ट्री सेंटर की कह चुकी है कि विदेशी फंड के संदर्भ में जो बातें कहीं से आई बिल्कुल मिथ्या हैं, ये कहीं से प्रूफ हो रहा है। तो जो मिनिस्ट्री कह रही है कि नहीं हो रहा है, उसी सरकार के एक अंग भी है और इन्होंने बेतुका प्रश्न, निराधार, बिना किसी सिर पैर का यह बयान देना, हमें लगा कि इन्होंने देश के हित में नहीं किया, वकीलों के हित में नहीं किया, बल्कि अपनी पार्टी हित के चमचागिरी में ये बोल चले गए। चूंकि भाजपा से अभी बिलोंग कर रहे हैं, भाजपा के ये सांसद बनाए गए हैं। दुर्भाग्य है कि भाजपा के सांसद बनाए गए और हमारे बीसीआई के चेयरमैन हैं। हमें बार बार सरकारों से टकराना पड़ता है, लड़ना पड़ता है मांगों के लिए। अब इनके सामने समस्या खड़ी हो जाती है कि हम सरकार की तरफ बोलें कि हम वकील की तरफ बोलें। कई बार मैंने इस बात के लिए आग्रह किया कि भाई जी, आपकी स्वतंत्रता है, यदि आप चाहते हैं कि हम सरकार के पॉलिश करते रहें, उसकी तमदागी करते रहें, चमचागिरी करते रहें, पार्टी के पक्ष में बोलते रहें, तो आप कम से कम बीसीआई के चेयरमैन पद से रिजाइन कर दीजिए। दोनों पद रखने की जरूरत नहीं है। और नहीं, यदि आपको लगता है कि नहीं, निश्चित तौर पर स्वतंत्र होकर के हमें सही बात बोलना चाहिए, तो आपको उस पद से रिजाइन कर दीजिए। अब दोनों तरफ आप हो गए हैं, अब दोनों में आपको समस्या खड़ा हो जाती है। इसी के चलते आपने, लगता यही है कि आपका बयान ही आपके हृदय से हो ही नहीं सकता है। आप भी महसूस कर रहे होंगे अपनी आत्मा से कि हमने गलत बात कह दिया, लेकिन गलत बात आप इसलिए कह दिया है कि चूंकि आपके पार्टी के लोग खुश होकर के जो अभी सांसद बनाए हुए हैं कल मंत्री बना दें, तो आपको व्यक्तिगत लाभ तो इससे भाई जी हो सकता है, व्यक्तिगत स्वार्थ की पूर्ति हो सकती है,
लेकिन जिस कुर्सी पर आप बैठे हुए हैं उसकी गरिमा गिरती नजर आ रही है, उसकी विश्वसनीयता पर, उसके स्वच्छता पर, उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है। हमने देखा है कि 15-16 से भी ज्यादा सुप्रीम कोर्ट के वरीय वकीलों ने आपके बयान के आधार पर तीखा प्रहार किया है। मैं तो उस बयान के साथ साथ जोड़ते हुए अपने को सहमति प्रदान करते हुए मैं तो यहाँ तक कहने की स्थिति में हूँ कि जैसा आपका बचकाना बयान आया है जिससे हमारी छवि गिरी है, बीसीआई की छवि गिरी है, लीगल फ्रेटर्निटी की प्रतिष्ठा घटी है और देश के पैमाने पर हमारी इज्जत जो घट रही है, ऐसी स्थिति में हम मांग करते हैं आपसे कि आप इस्तीफा कीजिए इस पद से, कम बीसीआई के चेयरमैन से। इसको धूमिल मत कीजिए, इसको बर्बाद मत कीजिए। यदि कुछ अच्छा नहीं कर सकते हैं तो कम से कम हमारा हित मत कीजिए। धन्यवाद। भाजपा का सरकार है सर, और ऐसा बयानबाजी कर रहे हैं जबकि सारा देख रेख तो उन्हीं को आता है, अकाउंटेबिलिटी का जो है काम उन्हीं को मिला हुआ है, सब चीज़ उन्हीं के देख रेख, मतलब गृह मंत्रालय भी उन्हीं के पास, तो आराम से जांच करा सकते हैं इस पे। देखिए, हिंदुस्तान में जब कभी भी आंदोलन हुआ तो आंदोलन में आंख पोंछने का काम किया जाता है। अभी जो छात्रों का आंदोलन हुआ इसमें बहुत सारे छात्र जीवन गंवा चुके, बहुत सारे अभी जीवन मृत्यु के बीच में अस्पतालों में पड़े हुए हैं और हजारों लोग घायल हुए हैं, पूरी क्षति हुई है। और इसमें जो है सो एक मांग इन लोगों की थी इस्तीफा। मेरी अपनी समझ है कि इस्तीफा किसी व्यक्ति के दे देने से यदि व्यवस्था नहीं बदलती है तो उससे कोई फर्क पड़ने को नहीं है। आज धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा ले दिया, दूसरे सर आ गए, वो धंधा वही करेंगे जो उनके सिद्धांत है, जो उनका तरीका है, जो उनका सिस्टम है। जो सिस्टम में बदलाव जब तक नहीं होगा, व्यवस्था में परिवर्तन जब तक नहीं होगा, तब तक मैं नहीं समझता हूं कि किसी के इस्तीफा देने से इसके भविष्य में कुछ लाभ मिल जाए। लेकिन तत्काल एक आंख पोंछने की बात आती है, वो भी लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ऐसी स्थिति में जब कभी भी आंदोलन होता है तो आंदोलन करने का अधिकार संविधान ने हमें दिया है और उस संविधान की पावर का उपयोग करके हमें इतना ही करना है कि शांतिपूर्ण करना है। जो भी कांड हुआ इसमें दिल्ली वाला जंतर मंतर के पास या भारतवर्ष के और सारी जगहों में, वो सारे जगहों में कहीं कोई हथियार लेकर के कोई हिंसक प्रवृत्ति के रूप में आंदोलन नहीं चलाता, छात्रों का आंदोलन था। और मांग कितना सुंदर था, वो कह क्या रहे हैं, उनसे भी नौकरी नहीं मांग रहे हैं, उसके एम्प्लॉयमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, उनसे खर्चा चलाने को नहीं कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि परीक्षा समय से सही कराओ। ये रोज रोज पेपर लीक की बीमारी करा के हमारे लाइफ के साथ खिलवाड़ मत करो। अब इससे अच्छी बात तो क्या सकते हैं, विद्यार्थी हैं, पढ़ना जानते हैं, सालों भर मेहनत कर रहे हैं, अब परीक्षा जो है होने के समय लीक हो गया पेपर। एक परीक्षा लीक नहीं, यहाँ 57-58 बार तो लीक हो चुका है। यहाँ इस लीक की बीमारी जो चल रही है, इससे सुंदर मांग और नहीं हो सकता है। और छात्र हैं, निहत्थे बैठे हुए हैं, उन पर आप अश्रु गैस चला रहे हैं, लाठियां बरसा, और छात्रों पर, छात्राओं पर, महिलाओं को तो ऐसे तरह से पीटा गया है महाराज। हम लोगों को तो देखा जब हम लोगों ने वीडियो पर तो आंख से आंसू आ गया। पता नहीं इन निर्दयियों को कैसे नहीं, कितना संवेदनहीन हो गए हैं ये लोग, ये पता नहीं चल रहा है। इसलिए ऐसी स्थिति में इसका सही निराकरण तब होगा जब व्यवस्था में परिवर्तन होगा। धन्यवाद। हमारे साथ संविधान विशेषज्ञ अरुण कुशवाहा जी भी हैं और हाईकोर्ट के जो है वकील भी हैं। सर, जिस तरह से लोगों को जो है कहा जा रहा है कि जितने प्रोटेस्ट कर रहे थे वो लोग दंगाई थे, देशद्रोही हैं, उन लोगों को बताया जा रहा है, कैसे देखते हैं? देखिए, एक बहुत सुंदर कविता है, वो ये है कि कुपथ कुपथ जो रथ दौड़ाता, पथ निर्देशक वह है, लाज लजाती जिसकी कृति से, और आज धृति उपदेशक वो है। यानी कि आज जो ऐसे लोग जो भारत के संविधान के आर्टिकल 19 को नहीं समझ पा रहे हैं, भारत के संविधान का आर्टिकल 19 फंडामेंटल राइट है, जनता का मौलिक अधिकार देता है कि देश की कोई भी जनता, वो छात्र हो, कोई संघ हो, कोई यूनियन हो या आम पब्लिक हो, उसको ये अधिकार देता है कि शांतिपूर्ण तरीके से देश के किसी भी हिस्से में आप धरना कर सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं, सभा कर सकते हैं, सम्मेलन कर सकते हैं, मशाल जुलूस निकाल सकते हैं, अपनी मांगों के समर्थन में जन समर्थन जुटा सकते हैं और सरकार के सामने आप मांग रख सकते हैं। ये भारत की संविधान का आर्टिकल 19 हर नागरिक को अधिकार देता है। अब ये जो लोग जो बयान दे रहे हैं, चाहे बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन हो, मनन मिश्रा साहब हों,
या और कोई भी बयान दे रहे हैं कि ये तो हिंसक झड़प कर रहे थे छात्र लोग और विदेशी फंड आ रहा है और इन लोगों ने देशद्रोह का काम कर बच्चों ने किया है। ये बिल्कुल वही कविता को फिर चरितार्थ करा रहे हैं कि इस तरह के बयान जो भारत के संविधान का उल्लंघन करके दिया जा रहा है, ये तो अपने आप में जो है संविधान को न मानने के बराबर हो गया। बार काउंसिल पोस्ट उनको जो रिजाइन देना चाहिए था। इसलिए हम लोग तो मांग करेंगे कि आप या तो राज्यसभा का मेंबर रहिए, सरकार का गीत अगर गाना है तो राज्यसभा का मेंबर रहिए, बार काउंसिल ऑफ इंडिया का चेयरमैन से इस्तीफा दे दीजिए, या बार काउंसिल ऑफ इंडिया का चेयरमैन रहना है तो राज्यसभा से इस्तीफा दे दीजिए। ये दो नाव पर चलने वाली स्थिति में आपकी गड़बड़ी होगी, क्योंकि आप वकीलों का हित नहीं देख पाएंगे, सरकार का जब हित देखेंगे तो ऐसी परिस्थिति में अब उन्होंने ये भी एक्ट ला रहे हैं कि इनरोलमेंट के लिए 25,000 रुपया लगेगा। माने गरीब का बेटा जो शेड्यूल कास्ट का लड़का है, शेड्यूल ट्राइब का लड़का है, अति पिछड़ा का लड़का है, ओबीसी का लड़का है, माइनॉरिटी समाज का लड़का है, या उच्च जाति में भी जो गरीब समाज का लड़का है, अगर वो किसी तरह से 3 साल 5 साल LLB का तैयारी किया और हर तरह से पढ़ लिख करके LLB का डिग्री ले लिया, ना उसको आप एक पैसा सहायता दे रहे हैं ना कुछ दे रहे हैं, और उसके बाद उससे 25,000 इनरोलमेंट कराने के लिए लेंगे, तो ये तो बहुत ही गरीबों का और बेरोजगारों का मजाक उड़ाया जा रहा है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया था कि 750 रुपया में आपको इनरोलमेंट करना है, तो ये भारत एक ऐसा देश है जहाँ बेरोजगारों की बहुत संख्या है, और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और जिला न्यायालय में जो वकील प्रैक्टिस करने आता है उसकी तो रोज हर केस में परीक्षा होती है। अगर वो बढ़िया नहीं करेगा, रिजल्ट नहीं दिलाएगा, तो स्वतः उसकी वकालत नहीं चलेगी। तो इसको फिर इतना पैसा क्यों लिया जा रहा है, ये हमको समझ से बाहर आता है। हमको लगता है कि जो गरीब छात्र हैं, शेड्यूल कास्ट के, शेड्यूल ट्राइब के, अति पिछड़ा वर्ग के, ओबीसी के और माइनॉरिटी समाज के, उनको छांटने के लिए, या उच्च जाति में भी जो गरीब लड़का है, गरीबों को मत पहुंचने दो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और जिला न्यायालय में, ये साजिश है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयर पर बैठकर जो मनमानी कर रहे हैं मनन मिश्रा है ना? जो बना था बार काउंसिल ऑफ इंडिया बना था एडवोकेट के वेलफेयर के लिए, कल्याण के लिए, लेकिन मनमानी अब वकीलों के खिलाफ हर निर्णय हो रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट का जब जजमेंट है कि 750 में इनरोलमेंट होगा, तो फिर 22,000 25,000 का बिल लाना, ये बहुत ही गलत बात है। तो इस प्रकार से हम लोग मनन मिश्रा जी से आग्रह करेंगे कि या तो आप चेयरमैन रहें बार काउंसिल ऑफ इंडिया का, या राज्यसभा का सांसद रहें। हमारी शुभकामना है कि आप मंत्री बन जाइए, लेकिन ऐसा दो नाव पर नहीं चलिए कि आपका भद पीटे। अब पूरे देश के लोग कहेंगे कि इनको संविधान के आर्टिकल 19 का जानकारी नहीं है, सीनियर एडवोकेट हैं, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन हैं, और 19 में जो जनता का अधिकार है उसको उल्टा एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो ये थोड़ा सा आपके हित में भी नहीं है। ऐसा जो सिवान में जो गोली चली, बच्चे तीन बच्चों को जो गोली लगी, AK-47 से जो है बिहार पुलिस जो है गोली दाग रही थी, और 3 बच्चे जो घायल हुए, अस्पताल में एडमिट हुए। ये बिल्कुल गलत है। छात्रों पर आप जो है इतना AK-47 का प्रयोग करना, तो ये बिल्कुल जो है अमानवीय है। इसमें तो ह्यूमन राइट्स कमीशन को भी कड़ा एक्शन लेना चाहिए कि आप अपने ही देश के छात्रों पर, अगर आप AK-47 जलियांवाला बाग बनाना चाहते हैं क्या, आप अंग्रेज को भी पीछे छोड़ना चाह रहे हैं। AK-47 का मतलब होता है उससे दनादन फायरिंग होता है और कितना लोगों का भी जान जा सकता है, और वो आप उसका प्रयोग दिखाया है कि AK-47 तान करके और अपने हक के लिए आंदोलन कर रहे थे, विदाउट आर्म्स एंड एमुनेशन, बेचारा निहत्था सब बैठा हुआ है, उस पर आप इस तरह का प्रयोग कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत है, और उस पुलिस ऑफिसर पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस सेवा में रहने लायक नहीं है, वो जानता नहीं है कि हमारे ही देश के बच्चे हैं और हमारे ही किसी न किसी राज्य का, किसी न किसी घर का है, और एक भी गोली अगर चलती है तो किसी का माँ का बेटा मरता है, बाप का बेटा मरता है, बेटा का बाप मरता है। तो ये देश अपना है। हम लोग कहते हैं ना कि भारत हमारी माता है, तो जब माता मानते हैं भारत को, तो हम लोग आपस में क्या हुए, एक ही माता का पुत्र क्या होता है आपस में, भाई होता है। आप भाई पर गोली चला रहे हैं, इसका मतलब आप जो है संस्कारहीन लोग हैं। इसलिए हम निंदा करते हैं ऐसी घटनाओं का। प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि अब जो है सम्राट चौधरी अटेम्प्ट टू मर्डर का जो केस चलना चाहिए। देखिए, ये वाइक्रस लायबिलिटी होता है, आपके
जिम्मेदारी अगर है तो क्रिमिनल केस में एक एस्टेब्लिश्ड लॉ है कि जो क्राइम करता है उसको सजा होता है। बाप अगर मर्डर किया है तो बेटा को सजा नहीं होगा, या बेटा मर्डर किया है तो बाप को सजा नहीं होगा। ऐसा नहीं है, क्रिमिनल लॉ में जो क्राइम करता है उसी को सजा होता है। तो वहाँ पर जो पुलिस राइफल चला रहा है तो उसको सजा होगी, वो गलत काम कर रहा है, इलीगल काम कर रहा है। उसमें चीफ मिनिस्टर को हमको नहीं लगता है कि चीफ मिनिस्टर का आदेश होगा कि उसको AK-47 चलाओ, इस तरह का नहीं होता है। ये क्रिमिनल लॉ का जो बेसिक प्रिंसिपल है, जो भी क्रिमिनल तो उन्हीं के पास ना होगा हाँ, सर। तंत्र रहने से क्या, तब गृह तो मंत्रालय हाँ तब तो अगर ऐसा मान लिया जाए तो अगर घटना होती है कहीं पर होती है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी दोषी हो जाएंगे, क्योंकि उन्हीं के चीफ जस्टिस के काल में जो है वो घटना हो रही है। ऐसा नहीं होता है, जो क्राइम करता है उसको सजा होता है। ये बेसिक प्रिंसिपल है क्रिमिनल लॉ का। इसमें कोई मर्डर किया तो उसके लिए दूसरे को सज़ा नहीं हो सकता है, मर्डरर को ही होगा। वहाँ जो गोली चलाया है उसको सज़ा होगा, उस पर डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग चलेगी, नौकरी जाएगी, जेल में भेजा जा सकता है, मर्डर का केस लॉज हो सकता है। लेकिन अब मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या चीफ जस्टिस को उसमें एक्यूज बनाया जाना ये क्रिमिनल केस में उचित नहीं है। ऐसा लॉ हमारा इंडियन पेनल कोड नहीं कहता है। सुना है सर कि बिहार स्टेट बार काउंसिल जो है गलत ढंग से चलाया जा रहा है। गलत ढंग से नहीं चलाया जा रहा है, बल्कि नियम के विरुद्ध है, गैर कानूनी लोगों से चलाया जा रहा है। आपका प्रश्न बड़ा अच्छा है, सामयिक है और चिंतनीय भी है। 2023 में चुनाव हुआ बिहार स्टेट बार काउंसिल का, 25 सदस्यों का चुनाव होता है यहाँ। उसके लिए चुनाव नियमावली बनी हुई है, बिहार चुनाव नियमावली 1968। उसके तहत ये चुनाव को होना था, लेकिन BCI के अधिकारी और स्टेट काउंसिल्स के जो लोग संबंधित अधिकारी थे, उन लोगों की गलतफहमी कहिए या मनमानेपन कहिए या तानाशाही कहिए, जिनको चुनाव कराने की जिम्मेवारी दी गई, वो हालांकि माननीय उच्च न्यायालय के जस्टिस रही हैं नीलू अग्रवाल साहब, और उनके देखरेख में चुनाव हुआ। लेकिन सारे नियमों को ताक पर रख करके चुनाव कराया गया। यानी यहाँ तक चुनाव में धांधली की गई कि टोटल वोट था बिहार में वकीलों का 47,528। सुनकर आश्चर्य होगा आपको कि टोटल वोट है 47,528 और पोल कराया गया 56,350, यानी 118% पोल हो गया। ये विश्व के रिकॉर्ड पर कहीं नहीं है कि 100 के बाद भी पोल होता हो। मैक्सिमम 100 तक करने की प्रयास लोग करते हैं। यहाँ 47,500 कुल मतदाता की संख्या है और वोट पड़ा, यूज हुआ बैलेट पर 56,350। ये अलार्मिंग है। इतना ही नहीं है, चुनाव जिस दिन हो रहा था उस दिन के 2 दिन पहले तक वोटर को जोड़ा गया, जो किसी को पावर नहीं है, किसी को कानूनी अधिकार नहीं है, वह भी जोड़ा गया। वो नॉमिनेशन के लास्ट डे के दिन भी जोड़ा गया। जो बक्सा देना था, स्टील बॉक्स जो जाते हैं जो बैलेट पेपर बूथ पर, उसे झोला में भेजा गया, झोला ही में मंगा दिया गया। और यहाँ तक कि सबसे बड़ी दुखद स्थिति ये है कि RO साहब ने अपना एक डायरेक्शन लेटर दिया था पोलिंग ऑफिसर्स को। उसके 14 पैराग्राफ में उन्होंने लिखा था कि जो प्रिजाइडिंग अफसर होंगे उनके समक्ष बूथ पर कभी भी फाइनल रिपोर्ट नहीं तैयार किया जाएगा, बल्कि बूथ से अलग हट करके कहीं सुनसान स्थान में रिपोर्ट तैयार कर लेंगे। ये डायरेक्शन रिटर्निंग अफसर का चिट्ठी में देना, यही एक बताता है कि इलेक्शन के प्रति कितनी आपकी सत्यता थी, कितना पारदर्शिता से काम करना चाह रहे थे, क्या कर रहे थे। यानी प्रिजाइडिंग ऑफिसर बूथ का मालिक होता है, उसको कहा गया कि उसके सामने रिपोर्ट नहीं बनेगा, रिपोर्ट बनाएगा पोलिंग अफसर जो लेके जाता है बक्सा, कहाँ बनाएगा, बूथ पर नहीं बनाएगा, वो अन्यत्र कहीं बना लेगा। ये डायरेक्शन में लिखा हुआ है। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए मैंने स्वयं अन्य लोगों के साथ मिलकर के इलेक्शन केस दाखिल किया ट्रिब्यूनल में दिल्ली। अब ट्रिब्यूनल भी बना दिया गया तो यह भी मनमाने पर ढंग से बना दिया गया।
कानून कहता है कि हर राज्य में ट्रिब्यूनल होगा, इलेक्शन ट्रिब्यूनल होगा, और उसके जीत हार के बाद जो अग्रीव्ड होगा वो अपील में जाएगा सेंट्रल में। यहाँ क्या किया गया कि हर स्टेट का ट्रिब्यूनल एबोलिश कर दिया गया कानून को छोड़ करके, और उसके बाद सेंट्रल ही बना दिया गया, और सेंट्रल ही अब अपीलाट नहीं रह गया, वही ट्रायल हो गया, ताकि लोग दूर से जा नहीं सके। नियत ये थी। फिर भी हम लोग गए और उसमें जा करके वहाँ ये होल्ड हो गया कि साहब इलेक्शन जो है इनका जो चल रहा था उसकी काउंटिंग भले हो रही है लेकिन रिजल्ट पब्लिश तब तक नहीं होगा गजट में जब तक कि वहाँ का रिजल्ट नहीं आएगा फाइनल। स्टे हो गया। स्टे होने का मतलब हो गया कि यहाँ जो रिजल्ट हुआ उस रिजल्ट के जो चुने गए तथाकथित वो मेंबर नहीं हो सके। कानून में एक सेक्शन है उसमें 48 सब क्लॉज 3 जो बाधित करता है कि यदि गजट नहीं हुआ प्रकाशन तो 48 सब क्लॉज 3 के मुताबिक ये जीते हुए तथाकथित लोग दे कांट डीम टू बी द मेंबर ऑफ द काउंसिल। ये मेंबर हो ही नहीं सकते उतने तब तक जब तक उस पर नहीं होगा। आज तक नोटिफिकेशन नहीं हुआ और लगभग 31-32 महीने से ये गलत ढंग से गलत लोग ये बीसीआई के प्रभाव में आकर के कॉल्यूजन में आकर के ये यहाँ शासन चल रहा है। तो कानून के दृष्टिकोण में ये गलत चल रहा है और जो कुछ भी डे टू डे लाखों रुपया जो खर्च हो रहा है या यहाँ तक कि जो निर्णय हो रहे हैं वो निर्णय और खर्चा सारा ही गैर कानूनी घोषित हो जाएगा। ये दुर्दशा हो जाएगी। अभी एनरोलमेंट जो बच्चों का हो रहा है एनरोलमेंट ही गलत हो जाएगा जब कमिटी नहीं रेनोट कौन कर रहा है, दंड दे कौन रहा है। इतना बड़ा वाइटल पॉइंट्स है। फिर भी दुखद स्थिति ये है कि लीगल फ्रेटर्निटी में सारे कानून के पंडित बैठे हुए हैं, फिर भी स्थिति ऐसी बनती चली है। और चुनाव में क्या हो रहा है, चुनाव याचिका जो चल रही है वो चुनाव याचिका जो ऑर्डर्स आ रहे हैं वो ऑर्डर भी ऐसे ढंग से कराया जा रहा है प्रभाव में ला करके, मेल में ला करके, दबाव डाल करके कि एक ही जज, दुर्भाग्य ये है कि अपने ही ऑर्डर को रिवर्स करता दिख रहा है। जो स्थिति बनी है, जो मामला भी सुप्रीम कोर्ट में लंबित हो गया है, इसलिए बहुत दुखद स्थिति है कि ऐसी स्थिति में हमें लगता है, कहने में हमें कोई अतिशयोक्ति नहीं लग रही है, अतियुक्ति लग रही है कि मनन कुमार मिश्रा साहब जब तक बीसीआई के चेयरमैन बने रहेंगे इनसे बढ़िया कानून का दुरुपयोग करना कोई नहीं जानता धरती पर। झूठ बोल देना और कानून बनाना, लेकिन कानून से अलग भाग कर काम करना इनसे अच्छा कोई नहीं जानता है। उसका बराबर से दुरुपयोग करते रहे, आज भी दुरुपयोग कर रहे हैं। ये बार कौन सी जो चल रही है इसमें उन्हीं का इशारा है और जो इलेक्शन के ट्रिब्यूनल में केस चल रहा है सारा दबदबा उन्हीं का चल रहा है। इसलिए उनके चलते ये जो व्यवधान पैदा हो रहा है कानून में और कानूनी एक संस्था में गैरकानूनी ढंग से काम चलाया जाए, बात किया जाए, यह भी दुखद स्थिति है। ये मैटर अभी माननीय उच्च न्यायालय में भी सब्जेक्ट है, वहाँ भी चल रहा है जो अभी बहस होने वाला है। ये स्थिति बन रही है दुखद। तो आप क्या कीजिए सर, आप लोगों को तो कोई स्टेप लेना चाहिए था इन सब चीज़ों पे? हम लोगों ने एक तो स्टेप लिया जो केस किए हुए हैं, दूसरा स्टेप लिया कि इनका नाजायज चला है, इसके हाईकोर्ट में केस किए हुए हैं। तो सवाल है केस किए हुए हैं तो केस का जब तक फैसला नहीं आता है तब तक तो वो नाजायज है। तो फैसला भी नहीं आया है इसका। ट्रिब्यूनल में हम लोगों ने किया था, ट्रिब्यूनल ने फैसला कर दिया इस पॉइंट पर कि ये मेंबर्स नहीं हैं, ये मेंबर्स नहीं हो सकते हैं तब तक जब नोटिफिकेशन नहीं होगा और नोटिफिकेशन नहीं हुआ इसके बाद भी चला रहे हैं काउंसिल को। तो चोर को हल्ला करे, चोर को पकड़ना हुआ चोर ही चिल्ला रहा है चोर चोर, कौन पकड़ेगा? हमें कानून को मानना है, हमें कानून को बचाना है, हम कानून के रक्षक हैं, हम कानून के ज्ञाता हैं, हम संविधान के व्याख्याता हैं, हम क्या क्या सब हैं और हम ही ये काम गलत कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में अब स्थिति ये बन रही है कि न्यायालय में मामला लंबित है। न्यायालय से क्या अंतिम रिजल्ट होता है उसका हम लोगों को विश्वास है, देखना है। यदि रिजल्ट सही नहीं हुआ तो इसे जनता की अदालत में इस बात को पहुंचाई जाएगी और उसके लिए न्याय रथ, धर्म रथ, विजय रथ सब निकलेगा। पूरे बिहार के लोग हम लोगों को इन लोगों को करना पड़ेगा, इन लोगों की असलियत को बताना पड़ेगा लोगों के बीच में, जो अभी हम जाने की स्थिति में इसलिए नहीं है कि मामला सब्जुडिस है, मामला न्यायालय में लंबित है। ब्राह्मण है तब दिक्कत कर रहे हैं। अब ब्राह्मण है या ब्राह्मण की वजह से कर रहे हैं ये तो कहने में थोड़ा सा हमको हिचक लग रहा है, लेकिन इतना हम जरूर कहें कि ब्राह्मणवाद खराब है, ब्राह्मण खराब नहीं है, ब्राह्मणवाद खराब है। वाद करना, इजम करना भी इनका एक पुनीत कर्तव्य है। इनके सारे लिस्ट में आप देखेंगे, चाहे वो बीसीआई हो, चाहे स्टेट बार काउंसिल हो, या उनके डीसी में मेंबर्स बनाए जा रहे हों, कोऑप्ट किए जा रहे हों, इसमें जब परसेंटेज निकालेंगे
तो 80% उनके बिरादरी के लोग होंगे। इसका अर्थ है कि वो बिरादरी के प्रति ज़्यादा झुकाव है और न्याय के प्रति कम झुकाव है। यानी मनन मिश्रा के दिमाग में जो है ब्राह्मणवाद हावी है, संविधान हावी नहीं है। संविधान से तो कोई मतलब ही नहीं रह गया है। जो कानून वो अपने बनाते हैं उस कानून को भी नहीं मानते हैं। दिक्कत स्थिति है। ये जो मैं कह रहा हूँ 48(3) है, ये उनका बनाया हुआ है। वो अपने बनाए कानून को ही नहीं मानते हैं। उन्होंने निर्णय लिया था ये 17/10/2023 को कि तब तक बिहार स्टेट बार काउंसिल का, पूरे भारत के स्टेट काउंसिल का चुनाव नहीं होगा जब तक वेरिफिकेशन वकीलों का नहीं हो जाएगा। ये उनका निर्णय है, उनका रेजोल्यूशन है। अब वो चिट्ठी सब जगह भेजी गई, लेकिन बिना जो है सो यहाँ उसका कंप्लायंस कराए हुए चुनाव कराया गया। तो वो अपने जो कहते हैं उसको भी पालन नहीं कर पाते हैं। इसलिए मैं कहा करता हूं कि दूसरे की बात का इज्जत आप करें चाहे न करें, अपनी बातों का तो इज्जत करें। अपने जो बोल रहे हैं उसका आदर तो करें, उसका तो पालन करें। दूसरे की बात नहीं भी मानते हैं तो चलेगा कुछ हद तक। आप जो कहते हैं वही उलट देते हैं उसे। ये दुखद स्थिति है। ये लीगल फ्रेंड्री के लिए दुर्भाग्य की बात है। धन्यवाद। चलिए, तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन जो मनन मिश्रा हैं उनके खिलाफ जो है सर का वक्तव्य है और कह रहे हैं कि जिस तरह से उनके दिमाग पर ब्राह्मणवाद हावी है और जिस तरह से कोर्ट में भी जो जिस तरह से ब्राह्मणवाद के जो है वर्चस्व दिखाने का काम कर रहे हैं, तमाम तरह की बातें जो इन्होंने सामने रखने का काम किया। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में देते रहिए। एक्टिविस्ट मैं अभिषेक, बहुत बहुत धन्यवाद।